अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय में कहानी 2 बूढ़ी ताती पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है प्रेमचंद और साहित्य प्रकार है कहानी। आज हम इकाई 2 बूढ़ी ताती पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कविता 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पढ़ा था। आशा करती हूँ आपने उस कविता का स्वाध्याय अपनी कॉपी में अवश्य ही लिखा होगा। आज हम इकाई 2 बूढ़ी ताती पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ आप अपनी किताब लेकर बैठिए और इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरे साथ ही इस कहानी का पठन कीजिए। लेखक है प्रेमचंद, जो हिंदी साहित्य के सम्राट माने जाते हैं, जिन्हें उपन्यास सम्राट माना जाता है और कलम के सिपाही के नाम से भी वे प्रसिद्ध है। यह है उनके द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी ताती। आपको अगर समय मिले तो आप यह किताब खरीद कर इसे पढ़ सकते हैं, या तो फिर यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए और प्रेमचंद जी के बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होगी। हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं बूढ़ी ताती, तो सबसे पहले जानते हैं कहानी किसे कहते हैं। कहानी यानी क्या। कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य है कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की लिखित हम कहानी पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में, उनके साहित्य के बारे में भी हम जान लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहानी और उपन्यास के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का काम किया। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास और कहानियाँ आज भी प्रासंगिक है। आज भी लोग उनके उपन्यास पढ़ते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं। प्रेमचंद ने अपने जीवन के कई अद्भुत कृतियाँ लिखी है। तब से लेकर आज तक हिंदी साहित्य में ना ही उनके जैसा कोई हुआ है और ना ही कोई और होगा। अपने जीवन के अंतिम दिनों के 1 वर्ष को छोड़कर उनका पूरा समय वाराणसी और लखनऊ में गुजरा, जहां उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और अपना साहित्य सृजन करते रहे। 8 अक्टूबर 1936 को जलोदर रोग से उनका देहावसान हुआ। इसी तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य के क्षेत्र में ही बिता दिया। हिंदी उपन्यास की परंपरा इतनी गहरी और विभिन्न रंगों से भरपूर है कि इस छोटे से लेख में इस विषय को न्याय देना असंभव ही है। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को निश्चित दिशा दी है। प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने अपने दौर में रहे हैं, बल्कि किसान जीवन की उनकी पकड़ और समझ को देखते हुए उनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। किसान जीवन के यथार्थवादी चित्रण में प्रेमचंद हिंदी साहित्य में अनूठे और लाजवाब रचनाकार रहे हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि उन्होंने किसान जीवन पर कौन से उपन्यास लिखे और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास उनका कौन सा है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ, गोदान और गबन। उन दिनों किसानों की हालत बहुत ही दयनीय थी और उनकी हालत पर ही उन्होंने इस उपन्यास में उनकी जो
दयनीय हालत थी उनके बारे में हमें बताया गया है। साथ ही प्रेमचंद का कथा साहित्य जितना समकालीन परिस्थितियों पर खरा उतरता है, उतना ही बहुत हद तक आज भी दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में गरीब, श्रमिक, किसान और स्त्री जीवन का सशक्त चित्रण उनकी दर्जनों कहानियों और उपन्यासों में हुआ है। सद्गति, कफन, पूस की रात और गोदान में मिलता है। रंगभूमि, प्रेमाश्रम और गोदान के किसान आज भी गाँवों में देखे जा सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहानी और उपन्यास के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का काम किया। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास और कहानियाँ आज भी प्रासंगिक है। आपको भी कभी समय मिले तो आप यूट्यूब पर जाकर उनकी कहानियों और उनके उपन्यासों को पढ़ सकते हैं। आज हम हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बुढ़ापे पर कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। उनके रोने के लिए जब घर में जगह नहीं होती, उनके रोने के लिए जब घर में जगह नहीं होती, बगीचे में रखी तुलसियाँ भी पुश्तैनी हो जाती है। बगीचे में रखी तुलसियाँ भी पुश्तैनी हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, जब ठीक से उनको अपने घर में रहने की जगह नहीं मिलती, वह दिन भर रोते रहते हैं, ना उन्हें ठीक से खाना मिलता है, ना ही उन्हें अपनी तरीके से जीवन यापन करने को मिलता है, तब हमारे घर में जो तुलसियाँ होती है, बगीचे में जो तुलसियाँ पड़ी रहती है, वह भी पुश्तैनी हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे घर में जो भी बुजुर्ग है, हमें ठीक से उनका ख्याल रखना चाहिए, समय पर उन्हें खाना देना चाहिए और एक बच्चे के भांति उनकी देखभाल हमें करनी चाहिए। हमें जब भी समय मिले उनके साथ बैठकर अच्छी तरह से बातें करनी चाहिए, ना उन्हें कभी अकेलापन लगे ऐसी कोशिश करनी चाहिए। और एक उम्र की उस स्थिति में आ गया हूँ कि बुढ़ापे में किसी बच्चे सा हो गया हूँ। चाहता हूँ कि कोई संभाले मुझे बच्चे की तरह, पर किसी के पास वक्त नहीं, व्यर्थ जो हो गया हूँ। छोटा हो गया हूँ इतना कि घुटनों पर चलता हूँ, बड़ा हूँ इतना कि कदमों पर चला नहीं जाता। जिंदगी ने मुझे कितना लाचार बना दिया, अब निवाला भी उठाकर खाया नहीं जाता। पर ये मेरी पीड़ा का कारण नहीं, दुख इतना सा है, एक उम्र गुजार दी मैंने जिनका जीवन संवारने में, एक उम्र गुजार दी मैंने जिनका जीवन संवारने में, आज मेरी उम्र औलाद से मेरा बुढ़ापा उठाया नहीं जाता। इतना दर्द भरा हुआ है एक एक पंक्ति में। बुढ़ापे का जो दर्द है, जो लाचारी है, वह हम देख सकते हैं कि कई घरों में आज भी बुजुर्गों को ठीक से रखा नहीं जाता, ना ही उन्हें ठीक से खाना दिया जाता है। वह बेचारे लाचारी का घूंट पीकर रहते हैं। हमारे घर में भी अगर कोई बुजुर्ग हो तो हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें ऐसा कभी भी व्यतीत नहीं होने देना चाहिए कि वह अब कुछ भी काम के नहीं है, एक बोझ बन गए हैं। ऐसा एहसास उन्हें कभी भी नहीं देना चाहिए। हम जो भी है उनकी वजह से है। उन्होंने ही हमें एक ऐसा जीवन दिया है जो हम अच्छी तरह से आज गुजार रहे हैं। तो आप भी अपने घर में अगर आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो या और कोई बुजुर्ग हो, तो उनके साथ समय व्यापन कीजिए, उनका ख्याल रखिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है वह देखिए और समय पर उन्हें ठीक से खाना भी दीजिए। यहाँ पर हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं बूढ़ी काकी, वह कुछ ऐसी ही कहानी है।
उनके पति के अवसान के बाद उनके 2 बेटे थे, वह भी गुजर गए। उनके पास काफ़ी धन था, दौलत थी, संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदार में कोई और न होने की वजह से उनका केवल एक भतीजा था, जिसके नाम सारी संपत्ति लिख दी। और उनके भतीजे ने भी उन्हें बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं आपको अच्छी तरह से रखूँगा, आपकी देखभाल करूँगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके सारे वादे झूठे साबित हुए। बूढ़ी ताती को न ठीक से खाना मिलता था और ना ही समय पर मिलता था। उन्हें एक कोठरी में रखा जाता था, उनसे चला नहीं जाता था। वे घुटनों के बल पर बैठकर उकड़ कर चलती थी। घर में सभी उनसे नफरत करते थे, ठीक से बात भी नहीं करते थे। उनके भतीजे की एक बेटी थी लाडली, वही केवल बूढ़ी ताती से प्रेम करती थी और अपने हिस्से का खाना भी वह बूढ़ी ताती को जाकर देती थी। एक दिन उनके भतीजे के बड़े लड़के का तिलक आया था, यानी सगाई थी घर में। अच्छा वातावरण था, सभी मेहमान आए हुए थे, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। और बुढ़ापे में इंसान को अच्छा अच्छा खाना खाने की इच्छा होती है। बूढ़ी ताती को भी मन हुआ कि आज तो पूड़ियाँ बनेगी, कचौड़ियाँ बनेगी। उन्हें अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी, उनका मन बेचैन हो गया और वह समय बीतता गया और कोई उन्हें खाना देने नहीं आया। तो वह बाहर आकर कोठरी से बाहर निकल आती है और यह उनके भतीजे से नहीं देखा गया और वह उन्हें घसीटते हुए वापस उनकी कोठरी में पटक देते हैं। बूढ़ी ताती बेहोश हो जाती है और जब उन्हें होश आता है तो सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन कोई उन्हें खाना देने नहीं आया। उनके भतीजे और उनकी बहू दोनों को उन पर क्रोध आया था कि आज मेहमानों के सामने वह बाहर क्यों आए। लेकिन रात में जब उनके भतीजे की बेटी लाडली खाना देने जाती है, अपने हिस्से की पुड़िया कुछ बचाकर वह बूढ़ी ताती को देने जाती है। रात के अंधेरे में बूढ़ी ताती वह पुड़िया खाती है, लेकिन पूरा दिन उन्हें भूखे रहना पड़ा था, तो उन्हें और भूख लगी थी। और उनकी लाचारी देखिए कि वह लाडली से कहती है कि मुझे बाहर ले चल। लाडली उनका इशारा समझ नहीं पाई। बूढ़ी ताती मेहमानों ने खाकर जो झूठी पत्तलें फेंकी थी वहाँ कूड़े के पास ले जाने के लिए इशारा करती है। लाडली ले जाती है और मेहमानों की झूठी पत्तलें में जो भी खाना बचा था वह बूढ़ी ताती खाती है। कितनी लाचारी, कितनी मजबूरी हम यहाँ पर देख सकते हैं। कितनी दयनीय हालत बूढ़ी ताती की आज जो है, हमें भी सही में रोना आ जाता है। लेकिन जब यह उनकी बहू रूपा देखती है तो सही में उसे भी पश्चाताप होता है और वह अंत में बूढ़ी ताती को पेट भर खाना देती है और माफ़ी मांगती है। तो हमें यहाँ पर यह भी सीखने को मिलता है कि हमें भी हमारे बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ बचाना चाहिए। हमें किसी पर निर्भर न होना पड़े। यह सोचकर अभी हम जब भी अच्छा पैसा कमाने लगे तो हमें पैसों का सही उपयोग कर हमारे लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा ऐसा है कि हमें दूसरों के सहारे ही जीवन यापन करना होता है। अगर हमारे पास धन संपत्ति होगी, पैसे होंगे, तो हम बुढ़ापे में भी अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ना हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी, ना ही हम किसी पर बोझ बनेंगे। तो हमें यह भी एक सीख प्राप्त होती है कि हमें भी हमारे बुढ़ापे के लिए अवश्य ही अभी से ही कुछ ना कुछ बचाना चाहिए, जिससे हमारा अंतिम समय है वह अच्छी तरह से बीत सके। आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी पढ़ने वाले हैं, बूढ़ी ताती। यह है प्रेमचंद और यह है उन्हीं के द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी ताती। इकाई 2, बूढ़ी ताती। लेखक प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट
और कलम का सिपाही माना जाता है, जिनका जन्म सन 1880 ईस्वी, निधन सन 1936 ईस्वी। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है कि हिंदी साहित्य में ही नहीं, गुजराती साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य, सभी में वे एक महान व्यक्तित्व बनकर रह गए। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र जो अपूर्ण रहा, उनके उपन्यास है। क्यों अपूर्ण रहा? क्योंकि अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी ताती में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। अगले वीडियो में हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे। तब तक आपको जो भी स्वाध्याय मैंने आपको दिया है वह लिखना है। निबंध के लिए भी कॉपी बनानी है और इस इकाई के शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।